Hello students, so in this video we will discuss chapter number 9, case study, life in the Amazon river basin. So dear students, in this video we will discuss about river basin of Amazon river. Amazon river का जो river basin है बच्चा, हम उसको डिस्कस करेंगे कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर एंड होती है, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में कौन से नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल कौन से हैं, ट्रीज कौन से हैं, ह्यूमन लाइफ कैसी है. These all we will discuss in this video. Students, one more thing I want to add you here only, that Amazon river is the second largest river. Amazon river is the second largest river in the world. Okay, first world largest longest river is Nile. सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बच्चा? नाइल. सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजोन. ओके. So in get set section very easy exercise is given. As it is so much easy that I want to do it. हर बार टफ एक्सरसाइज होती थी तो मैं आपको बोलती थी आप लोग होमवर्क में करें, पर इस बार बहुत ईजी है तो मैं ही कर देती हूँ. दिस एनिमल इज नोन एज प्यूमा. दिस इज एनाकोंडा स्नैक विच basically form in South American continent, Amazon basin. This is toucan and this is piranha fish. टफ होती है तो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैम हमको होमवर्क दे देती है ना, पर इजी है तो. Yes student, as I told you, Amazon is the second longest river in the world. सब वर्ल्ड की लंबी नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजोन. ओके, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की. साउथ अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है. कौन सी रिवर बच्चा? अमेजोन रिवर. So students, it is second largest in terms of the length, but it is first largest river when we talk about the volume of water. Okay, सबसे ज़्यादा पानी इसी रिवर ये अमेजोन रिवर कैरी करती है. ठीक है. इट फ्लोज थ्रू ट्रॉपिकल रीजन. अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होगा कुछ बच्चों को यही नहीं पता है. सो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी अर्थ. जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. अपर पार्ट को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. 0 डिग्री से 23.5 ऊपर तक नदर्न हेमिस्फीयर में एंड 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. तो इसका जो ओरिजिन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन से होता है. और कहाँ से कहाँ? 0 to 10 बेसिकली इस रीजन से ही ओरिजिनेट होती है. अब कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स अमेजोन रिवर? एंडीज माउंटेन से. कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? एंडीज माउंटेन. एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? पेरू. पेरू के एंडीज माउंटेन से. खैर एंडीज माउंटेन तो इतना पूरा लंबा है कि पूरे साउथ अमेरिका को कवर करता है, पर वो एंडीज माउंटेन जो इंडीज माउंटेन का पार्ट जो पेरू में है वहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ड्रेन अपना पानी पूरा खाली कहाँ करती है? ड्रेन कहाँ करती है? एटलांटिक ओशन में. सपोज करो ये हमारे साउथ अमेरिका का मैप हुआ, तो एंडीज यहाँ पर है बेटा. तो एंडीज के पेरू से ओरिजिनेट होके किसको दे देती है अपना पानी? एटलांटिक ओशन को. ठीक है. ईस्टवर्ड फ्लो करती है बच्चा. ये रहा साउथ अमेरिका, तो ये इसका वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा. ईस्ट से ओरिजिनेट होके वेस्ट की तरफ फ्लो करती है. इसको बीच में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं. ईस्टवर्ड ये पहले ब्राज़ील को क्रॉस करती है. ब्राज़ील को क्रॉस करते टाइम पूरे इसके रास्ते में इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है. बच्चा ट्रिब्यूटरीज क्या होती? एक मेन रिवर को जितनी भी छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स पानी देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिब्यूटरीज. समझ में आ गई बच्चा? एक मेन रिवर को पानी देने वाली साइड जो भी जितनी भी रिवर है उनको आप क्या बोलोगे? ट्रिब्यूटरीज. सो स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर कि वर्ल्ड का जो अर्थ का जो फ्रेश वाटर है उसका 24% अकेले किस में है? अमेजोन रिवर बेसिन में है. ठीक है. वो एरिया जितने में ये रिवर फ्लो कर रही है, इसको जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं, ये इसका कंप्लीट क्या बनाती है? बेसिन. इस बेसिन में, टोटल बेसिन में अर्थ के फ्रेश वाटर का 20% होल्ड है. समझ में आ रही है बात? तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पेरू.
पेरू, ये रही अमेजोन रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट होके किसकी तरफ फ्लो करती है बच्चा, इसकी तरफ फ्लो करती है और फाइनली कहाँ जाती है, अटलांटिक ओशन में। सो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी अमेजोन क्या रिवर। देखो ये कितनी सारी रिवर्स हैं जो इसमें जाके, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें जाके कहीं मिल जाती हैं, है ना, और ये इतना बड़ा क्या बनाती हैं, अमेजोन रिवर बेसिन। ये जितना भी आपको येलो कलर में येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा के पूरा येलो पार्ट क्या है, अमेजोन रिवर बेसिन। ये जो इसकी बहुत सारी रिवर्स हैं जो इसको पानी दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिब्यूटरीज। ये वाली रिवर्स क्या होगी, सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये देखो यहाँ ये पेरू से स्टार्ट होके यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। ये मैं आपको हाफ व्यू इसलिए दिखा रही हूँ कि पता चल जाए। ये रहा पैसिफिक ओशन और ये रहा हमारा पेरू। पेरू में जो एंडीज माउंटेन रेंज है, पेरू में जो एंडीज की माउंटेन रेंज है, यहाँ से ये जो ओरिजिनेट हो रही है और किस में फ्लो कर रही है बच्चा, ये क्या है, अटलांटिक ओशन, ठीक हुई बात। पेरू से ओरिजिनेट होके ईस्ट में इसका सॉरी वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। वेस्ट से गई, कहाँ फ्लो कर गई, ईस्ट में, ठीक है। आपके बुक के मैप को भी देख लेते हैं। यहाँ ये पेरू से ओरिजिनेट होगी और यहाँ अटलांटिक ओशन में अपने वाटर को ड्रेन कर देगी। वेस्ट में ओरिजिनेट होता है और ईस्ट में जाके अटलांटिक ओशन को अपना पानी दे देती है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। So students, Motuno section is very important students because you all are giving online examination now. So Motuno section, beta, in 1541, one Spanish explorer named Francisco de Orellana set out on a journey down one of Amazon tributaries in Ecuador. फ्रांसिस्को दी ऑरेलिना कहाँ से थे बेटा, स्पेनिश थे। स्पेन कंट्री के जो नेटिव्स होते हैं उसको हम स्पेनिश बोलते हैं। वो एक एक्सप्लोरर थे, वो अमेजोन की ट्रिब्यूटरीज की तरफ गए। ऑन द वे ही एंड हिज मैन हैड टू फाइट सम फायर्स फीमेल। बेटा जब वो उस रिवर के इक्वाडोर में जो अमेजोन रिवर के ट्रिब्यूटरी उस साइड जा रहे थे, तो उनको फ्रांसिस्को और उनके जितने भी मेल मेंबर्स थे उनको कुछ फायर्स फीमेल वॉरियर्स मिली, ठीक है। तब ऑरेलिना ने उनको कंपेयर किया इन वॉरियर्स को अमेजोन से। किससे, अमेजोन से। द लीजेंडरी फीमेल वॉरियर इन ग्रीक मैथोलॉजी की फीमेल वॉरियर है, उनको क्या बोला जाता था बेटा, अमेजोन। तो जब वो लड़कियों से लड़ रहे थे, फीमेल वॉरियर से लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनको किसकी तरह माना बेटा, अमेजोन वॉरियर की तरह, और इसी तरह इस रिवर को इसका नाम मिल गया, ठीक है। तो अमेजोन रिवर किसने दिया नाम, स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को दी ऑरेलिना ने। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू द लोकेशन ऑफ अमेजोन रिवर, अगर इक्वेटर वो एरिया है बेटा जिसको ओवरहेड सनरेज मिलती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल अराउंड ईयर, तो इस रीजन में क्या ठंडी हो सकती है, नॉट एट ऑल, ठीक है। ये रीजन हमेशा बहुत गर्म होगा, क्योंकि बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। तो इस रीजन में बेटा ठंडी तो कभी होगी ही नहीं। विंटर सीजन बहुत रेयर होता है, इंटेंस हीट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ओके। द अमेजोन रिवर बेसिन एक्सपीरियंसेस एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटर के पास है तो बेटा कैसा क्लाइमेट होगा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड। बेटा अब इक्वेटर पे है जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट रेज, अपरेंट मूवमेंट होती है, डायरेक्ट रेज होती है सन की, ठीक है। तो पूरा ईयर, विंटर सीजन तो होता ही नहीं, तो क्या यहाँ पर बेटा हॉटनेस कम होगी, नहीं, बहुत हॉट है, हो गई। ह्यूमिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ओशंस है। अब पानी के ऊपर बहुत इंटेंस आप हीट होगी तो वो एवापरेट होगा तो एयर में क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट is characterized by hot and humid conditions. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट का, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म है, और गर्म है इसीलिए पानी भापन के ऊपर की तरफ जाता है और हवा में मिल जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। द हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक्स वेदर कंडीशन ऑपरेसिव एंड अनबेयरेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन में बेटा ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पर सर्वाइव करना, क्योंकि देखो ह्यूमिडिटी तो बहुत है ही,
टेम्परेचर भी बहुत है, तो दिन में वहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। रेनफॉल बहुत हैवी होती है। अब रेनफॉल बहुत हैवी ऐसा नहीं 4-5 मंथ रेनफॉल होगी, एवरी डे regular rainfall is there, and it receives this region receives heavy rainfall, that is 250 centimeter per year. It is well distributed throughout the year. And students, summer and winter season are not well marked. There is no dry season. Dry season तो कोई होता ही नहीं है. Summer winter भी well marked नहीं है. देर इज़ मोर रेनफॉल इन आफ्टरनून देन इन एनी पार्ट ऑफ द डे। बेटा यहाँ पर ना तो सुबह और इवनिंग में इतनी बारिश नहीं होती है, जितनी भी बारिश होती है वो किस टाइम में होती है बेटा, आफ्टरनून में होती है। एंड इट इज़ एक्म्पेनाइड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, बहुत बिजली कड़केगी, आवाज़ें आएंगी और उसके बाद बारिश होगी। और कब होती है बच्चा, वो आफ्टरनून में। ठीक है, अब हम नेचुरल वेजिटेशन को देखेंगे। बेटा अगर आपको किसी प्लांट को, ट्री को ग्रो कराना है तो उसको क्या चाहिए बच्चा, सॉइल में तो वो लगेगा, उसको चाहिए है वाटर, उसको चाहिए सनलाइट। ठीक है, अब इक्वेटर पे पानी भी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, सनलाइट भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो आपको लोगों को क्या लगता है यहाँ पे लग्जीरियंट बहुत अच्छी ग्रोथ होगी ट्रीज की, प्लांट्स की, कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, वाटर एंड सनलाइट इनफ क्वांटिटी से भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो इट दिस एरिया इज having luxuriant growth of trees and plants. Natural vegetation. Okay, the hot and humid climate favors the rich growth of natural vegetation. बच्चा humid climate है, hot climate है अमेजोन रिवर बेसिन में, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही लग्जीरियंट रिच ग्रोथ है। ठीक है, These the forest found here is the largest and thickest in the world. Amazon rainforest में जितने भी forest, Amazon rainforest world के thickest rainforest हैं। These forests are also called equatorial rainforest. इसी forest को हम equatorial rainforest और selves कहते हैं। These rainforests are called equatorial rainforest और सेल्वास। मेरी बात सुनो बच्चा ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही गर्म और नमी वाला क्लाइमेट है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है कहाँ पर, अमेजोन रिवर बेसिन में, इसीलिए दुनिया का थिकेस्ट फॉरेस्ट है ये, सबसे ज़्यादा घना जंगल है ये। ठीक है, इस फॉरेस्ट को आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और सेल्वास भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रीज इन द अमेजोन रिवर बेसिन ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर। ट्रीज जो हैं वो अमेजोन रिवर बेसिन में बहुत पास पास ग्रो करते हैं। देयर ट्रंक आर ऑलमोस्ट बेयर बट foliage at the top gives the trees an umbrella shape. अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है ट्री का। किस टाइप का बेटा, अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है। फोलिएज सिर्फ पत्ती होती है, फोलिएज को ऐसे में समझना कुछ स्पेशल है। फोलिएज मतलब ऊपर के लेवल पे जो पत्तियां हैं वो हो गई। ठीक है, बहुत घने घने पेड़ हैं, ऊपर बहुत सारी पत्तियां हैं। तो बेटा अगर ये पे दूसरा पेड़ आ गया, ये यहाँ पर तीसरा पेड़ आ गया, तो बच्चा ये पेड़ क्या करते हैं, सनलाइट को नीचे नहीं आने देते, ये कैनोपी टाइप की तैयार कर लेते हैं जिससे सन की लाइट नीचे नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ते हैं, क्रीपर्स जो लता बेल नीचे नीचे रहती है। अब ऊपर चढ़ने वाले आप लोगों ने देखे होंगे, जो आपकी गार्ड है उसकी जो वो होती है क्रीपर, वो ऊपर की तरफ जाती, क्लाइंबर ऊपर की तरफ जाती है ना। जैसे मनी प्लांट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर क्रीपर क्या होते हैं जो ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं ना। जैसे कि वाटरमेलन ऊपर तो नहीं ना जाएगा कोई, उसकी जो वो जो भी पेड़ होगा वो वहीं नीचे रहते हैं। पम्पकिन है ना, मस्क मिलन, वाटरमेलन, उनकी होती है क्रीपर। और क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ जाए, जिसमें छोटे छोटे फ्रूट्स हों, जैसे बिटर गार्ड। ठीक है, अब पम्पकिन ऊपर इतना लटकेगा तो कैसे काम चलेगा। द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन अमेजोन रिवर बेसिन आर एबोनी, पाम, रबर एंड केन। इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज हैं अमेजोन रिवर बेसिन में वो कौन से बच्चा, एबोनी, पाम, रबर, केन। रबर के पेड़ हैं, एबोनी है, पाम है, केन है। These trees provide hardwood timber, और यही ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डवुड टिम्बर।
बल्सा द लाइटेस्ट वुड इज़ ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बल्सा जो बहुत ही लाइट वुड है वो भी इसी फॉरेस्ट में मिलती है। कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ से मिल जाते हैं आपको, जैसे रबर, कोकोआ, नट, गम, कॉर्क, रेजिन, कुनैन। ठीक है, रबर तो आपको पता ही है, आप सब यूज़ करो, जिसके टायर, ट्यूब्स और आपका इरेजर बन रहा है। कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट बन रही है। कोका वो उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, नट्स पता ही है, वॉलनट्स, कैशू नट वगैरह। गम, कॉर्क, रेजिन, अगेन गोंद, कुनाइन, ये सब आपको कहाँ से मिल रहे हैं बेटा? और ये जो कुनेन होती है ये हमको कहाँ से मिलती है बेटा? सिनकोना ट्री से। ठीक है, जो कुनेन है वो आपको किससे मिलती है बेटा? सिनकोना ट्री से मिलती है। कुनाइन सिनकोना ट्री याद रखना। वैक्स फ्रॉम कार्नोबा पाम ट्री, वैक्स कहाँ से मिल रहा है? कार्नोबा पाम ट्री से वैक्स मिल रहा है। सिनकोना ट्री से क्या मिलती है? कुनाइन मिल रही है। रेजिन, स्कॉर, गम, ये सब भी आपको फॉरेस्ट से मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, कोकोआ से बनती है हमारी चॉकलेट, डेयरी मिल्क, बॉर्नविले, 5 स्टार, उस सब के लिए कोकोआ चाहिए। चॉकलेट केक के लिए कोकोआ चाहिए। सिनकोना ट्री से मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चा? कुनीन। क्या बेटा? कुनीन। ठीक है, उसको कुछ लोग आपको कोनाइन बोलते दिखेंगे, पर आपका इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुनीन। मलेरिया की मेडिसिन बनती है इससे, और इसको अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम में भी थोड़ा सा यूज़ किया है ना। कुनीन, कुछ उसको कोनाइन बोलेंगे, पर एग्जैक्ट जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है कुनीन। मैं भी कोनाइन ही बोलती हूँ वैसे जनरल, पता नहीं कैसे आया पर आ गया, पर उसका जो एग्जैक्ट और राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है कुनीन। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। ओके, अब स्टूडेंट्स जितनी लग्जेरियन ग्रोथ, रिच ग्रोथ यहाँ पर प्लांट ट्रीज की है, तो वाइल्ड लाइफ भी रिच ही होगी ना, बिकॉज वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट ओनली। सो अमेजोन रिवर बेसिन हैज रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैमल्स हैं, मंकीज, टैपर, जगुआर, प्यूमा, स्लोथ, एंटीटर्स एंड आर्मेडाइलोस। क्या क्या है बच्चे? मंकीज, टेपिस, जगुआर्स, प्यूमास, स्लोथ्स, एंटेटर्स, आर्माडियोलॉस, ये सारे एनिमल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जगुआर और प्यूमा तो आपने देखा है, तो कुछ नए एनिमल जो हम लोग हमारे यहाँ नहीं देख पाते जो वहाँ पर हैं, तो ये रहा बच्चा टैपिर। और टैपिर की भी आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, उसमें से एक वैरायटी ये भी है टैपिर। ये कहाँ पर मिलेगा हमको? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये से स्टूडेंट्स कितना अजीब सा एनिमल है, ये है एंटेटर। एंट्रेटर ये एक एनिमल है। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में। एंट्रेटर ये टर्माइट और स्मॉल एंड को खा लेता है, ये आपने अपन लोगों ने अपने अपने एरिया में नहीं देखा है ना, ये साउथ अमेरिका में मिलेगा एंट्रेटर। ये स्टूडेंट्स, और ये है आर्मीडेलियोस। ठीक है, आर्मीडेलियोस से कुछ कुछ रेड की तरह दिख रहा है, मुझे तो रेड की तरह दिख रहा है, अब आपको कैसे दिख रहा है मुझे बताना। आर्मीडेलियोस, बाकी तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब आपने देखे ही हैं, तो ये कुछ एनिमल्स थे जो हमने हमारे नियर बाई एरिया में नहीं देखे, वो रहे आर्मीडेलियोस, एंट्रेटर एंड टैपिर्स। ठीक है, स्लोथ हम लोगों ने देखी है, मंकी हमने देखे हैं, जगुआर, प्यूमा देखे हैं, इसलिए इन लोगों की पिक्चर नहीं लिया, बस हमने आर्माडिलोस और एंट्रेटर नहीं देखे थे, वो मैंने आपको दिखा दिए, टैपिर्स दिखा दिए। ठीक है, टॉकन्स आप लोगों ने देखी है, अभी अगर नहीं भी देखी है तो इसका जो चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको टॉकन्स मिल जाएंगी, है ना। फिर हमिंग बर्ड आप लोगों ने देखी है। मेनी स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नैक ऑल्सो लिव इन दिस फॉरेस्ट। एनाकोंडा स्नैक पिक्चर में है, एलिगेटर यू ऑल हैव सीन, क्रोकोडाइल also found here in marshy region and it is also a common animal of India. So जो नहीं common थे वो मैंने आपको दिखा दिए। There are also many varieties of insects and fishes. फ्लैश ईटिंग फिश भी हैं, पिराना यहाँ पर मिलेगी, पिराना का पिक्चर भी आपको इसी चैप्टर के टॉप में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है, मतलब आपकी बुक में है। इज ऑल्सो फाउंड इन अमेजोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। People and their economic activity.
Okay, economic activities, students, are those activities which we do for the purpose of earning money. Economic activities कौन सी मनी है बच्चा, जो हम किस पर्पज से करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ओके, तो पीपल और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो स्टूडेंट्स इस एरिया में अमेजोन रिवर बेसिन में प्राइमरी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो क्या है बच्चा, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं. क्या है बच्चा, द फॉरेस्ट एरिया आर इनहेबिटेड बाय डिफरेंट ट्राइब्स. बहुत सारी ट्राइब्स हैं. ट्राइब्स क्या होती है बेटा, जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स. द ट्राइब्स रीड प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ. प्रिमिटिव का मतलब पुराने तरीके से ही आज तक जीवन जीते आ रहे हैं. प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्रिमिटिव वे ही है इनका लाइफ स्पेंड करने का. दे ऑप्टेन फूड बाय हंटिंग. उनको उनका फूड कैसे मिलता है, हंटिंग करने से. हंटिंग मतलब एनिमल्स को मारना, उनका शिकार करना. गैदरिंग मतलब आसपास के फ्रूट्स को इकट्ठा कर लेना, नट्स को इकट्ठा कर लेना, रूट्स को इकट्ठा करना. फिशिंग मतलब मछलियाँ. ठीक है. सब फॉरेस्टेड एरिया हैव बीन क्लियर्ड बाय स्लैश एंड बर्न मेथड टू प्रिपेयर लैंड फॉर फार्मिंग. कुछ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर देते हैं, किसके लिए बेटा, स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर के लिए. किसके लिए, स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर के लिए. अब क्या होता है स्लश एंड बर्न एरिया, एग्रीकल्चर, बर्न एरिया नहीं एग्रीकल्चर. जैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज लगे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी ट्रीज लगे हैं. अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस एरिया में क्या करना है, कल्टीवेशन. क्या करना है, कल्टीवेशन. तब अब मैं क्या करूँगी, मैं इस एरिया में आग लगा दूंगी. ठीक है, जब ये सारे फॉरेस्ट जल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो राख होगी, एशेस होगी, एशेस मीन्स राख, उसको इस मिट्टी में मिला दूंगी. और मिलाने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूंगी, क्रॉप ग्रो करूँगी. 3-4 ईयर तक यहाँ पर कल्टीवेशन प्रॉपर होगा. क्यों, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिशन रहेगा. क्योंकि बेटा आज भी प्रिमिटिव ट्राइबल पीपल के लिए के पास कोई मैन्योर नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई खाद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे रिलाई करते हैं. सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी 1 साल काम करेगी, 2 साल काम करेगी, तीसरे साल के बाद वो प्रोडक्शन कम कर देगी, उतना प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी. तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, आप दूसरे एरिया में जाएंगे, फिर से वही पेड़ों को काटना, जलाना और उसकी राख को यहाँ मिला देना, जब तक यहाँ पर एक नया फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. क्यों बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा, पहले यहाँ कर रहे थे, अब यहाँ पहुँच गए, 3-4 साल यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये एक दूसरी जगह शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती. क्यों कम हो जाती, क्योंकि यू आर नॉट एडिंग एयर मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड ऑल. सो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज देयर दैट सम ट्राइब्स बिकेम एडवांस्ड. जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वो लोग एडवांस होते जा रहे हैं. बेटा वो लोग एडवांस हो रहे हैं तो वो लोग फॉरेस्ट एरियाज को छोड़ दे रहे हैं, स्मॉल विलेजेस में आके रह रहे हैं. ठीक है, उन्होंने अपनी हट्स बनाई हैं, स्टिल्ट बनाए हैं, हट्स ऑन स्टिल्ट. हट्स ऑन स्टिल्ट, स्टिल्ट हाउस क्या होता है बच्चा, जब भी आप, जैसे आप इस एरिया में रहते हो जहाँ पर नीचे दलदल एरिया है या पानी बहुत है, तो आप पहले स्टिल्ट तैयार करोगे, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग स्टिल्ट तैयार करोगे, और उसके ऊपर अपना क्या बनाओगे, झोपड़ी बना लोगे, हट बना लोगे. इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस, जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है. आपको आज स्टिल्ट बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो आप उस प्लेस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, कुछ नया करने के लिए पूरा पहले यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड तैयार करते हैं. बैकग्राउंड बोल रही हूँ, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं, और बेस तैयार करने के ऊपर फिर उस पर क्या बना देते हैं, अपना हट, अपना रेस्टोरेंट. तो बेसिकली जो स्टिल्ट का कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए, फ्लड वाटर. अगर आप एक ऐसी एरिया में रहते हो जब फ्लड बहुत कॉमन है, आप जहाँ यहाँ घर बनाओगे तो वो अंडर फ्लड आ जाएगा, इसीलिए आप क्या करते हो बच्चा, थोड़े से ऊंचाई पर घर बनाते हो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद. स्टूडेंट्स, सो दे टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. स्टूडेंट्स ये लोग भी क्या प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एज आई टोल्ड यू, एक प्लेस पे 2-3 साल कल्टीवेशन, फिर दूसरे प्लेस पे, फिर तीसरे प्लेस पे, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये क्या ग्रो करते हैं बच्चा, पाइनएप्पल, बनाना, यैम. पाइनएप्पल ग्रो करेंगे, बनाना ग्रो करेंगे, यैम, कसावा, ये सब चीज़ों की खेती करते हैं. इनको बहुत पसंद होते हैं टर्टल के एग.
ठीक है। टर्टल के एग इन लोगों को बहुत पसंद है, टर्टल का फ्लैश इनको बहुत पसंद है, ये मंकी के फ्लैश को भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मतलब साउथ अफ्रीका के लोग मंकी के फ्लैश को, टर्टल के एग्स को बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर रबर के ट्रीज भी हैं फॉरेस्ट में, स्कैटर्ड थोड़ी थोड़ी दूरी पर रबर के ट्री लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो लोग जो रबर के ट्रीज पे काम करते हैं उनको बोलते हैं हम सेरेंगाइरस। क्या बोलते हैं? सेरेंगाइरस। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या लिखा है? सेरेंगाइरस। सेरेंगाइरस कौन होते हैं स्टूडेंट्स? द वर्कर्स कॉल्ड सेरेंगाइरस हु वर्क्स ऑन रबर ट्री और कलेक्टिंग लेटेक्स। लेटेक्स कलेक्ट करने का काम किसका है? सेरेंगाइरस का। तो सेरेंगाइरस कौन हो गए? सेरेंगाइरस वो लोग हो गए जो किसको कलेक्ट करते हैं बेटा? लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। किसके लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं? हाँ, रबर ट्री के लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा अगर हम बात करें, रबर ट्रीज से क्या मिलता है? उनको रबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके वो रबर केक्स बना लेते हैं। कुछ एरियाज़ में यूरोपियंस ने, स्पेशली स्पेनिश और पोर्तुगीज ने यहाँ पर प्लांटेशन डेवलप किया। प्लांटेशन क्या होता है? एक ही तरीके की पेड़ों को, एक ही तरीके की क्रॉप को, ट्रीज को लगाना। ठीक है, तो एक जगह अगर हमने कॉफ़ी लगाई तो पूरे एरिया में कॉफ़ी ही होगी। और ये प्लांटेशन का जो एरिया होता है ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो साउथ अफ्रीका में प्लांटेशन किसने इंट्रोड्यूस किया? स्पेनिश और पोर्तुगीज ने। ठीक है, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर? प्लांटेशन क्रॉप के अंदर कॉफ़ी, कोकोआ, शुगर केन। कॉफ़ी आप सबको पता है, शुगर केन पता है, गन्ना। कोकोआ वो होता है बच्चा जिससे चॉकलेट बनती है। सेटलमेंट बेटा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है और स्कैटर्ड है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो बहुत दूरी दूरी पर सेटलमेंट्स हैं। ठीक है, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ वाइडली यूज टू बिल्ड हाउसेज। घर कैसे बनाए जा रहे हैं बच्चा? वुड से बनाए जा रहे हैं। स्मॉल फैमिलीज लिव इन टैच्ड हाउस हट्स। टैट हर्ट्स में रहती हैं, विच आर शेप्ड लाइक बिहेव्स की तरह। छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वैसी हट्स बनी होती हैं। ठीक है, जिसमें स्मॉल फैमिलीज, कुछ थोड़ी फैमिली उसमें भी रहती हैं टैट हट्स में। ठीक है, देयर आर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज। कुछ बड़े बड़े घर भी हैं। ठीक है, हैव स्टीप स्लैंटिंग रूफ। उनका जो रूफ होता है वो ऐसे स्लैंटिंग होता है। इनको बोलते हैं, सो स्टूडेंट्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टैट हट। ठीक है, जो अभी आपको हमने टैट हट दिखाई वो इस तरीके की होती है, इनका ऐसे स्लैंटिंग रूफ होता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल्ट हाउसेज। ये देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस पानी में देखो पहले आपने ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर घर बनाया। देखो ज़मीन से ऊपर दिख रहे हैं ना आपको सारे हट्स और घर, ये होते हैं स्टिल्ट हाउस। ये फ्लड एरियाज़ में, मडी एरियाज़ में, मार्शी एरियाज़ में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये पानी है, पहले आपने स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया, उसके ऊपर अपनी हट बनाई। एंड स्टूडेंट्स दिस इज बीहाइव टाइप हाउस। अभी मैंने बताया ना मधुमक्खी के छत्ते की तरह भी कुछ घर होते हैं। ये देखो दिख रहा है ना थोड़ा सा मधुमक्खी के छाते की तरह। आप लोगों ने देखा है नहीं देखा पता? बीहाइव, बीहाइव को हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, उसकी तरह मुझे तो दिख रही है, अब आप लोगों को दिख रही है नहीं पता। तो बीहाइव टाइप हट्स भी बनाते हैं, टेस्ट हाउस बनाते हैं जिनका ऐसे अभी मैंने दिखाया है रूफ, और स्टिल्ट हाउसेस। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या दिखाया अभी? हट्स, टेस्ट हट जिनका शेप किसकी तरह होता है? बीहाइव्स की तरह होता है। टेस्ट हट भी दिखा दी, पर यहाँ पर जो साउथ अमेरिका में टेस्ट हट होती हैं वो वाली नहीं होती जो मैंने फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया। कौन सी वाली होती है? बीहीव वाली, जो भी दिखाया लास्ट पिक्चर में। ठीक है, स्टिल्ट हाउसेस भी मैंने आपको दिखाया। कहाँ गए स्टिल्ट हाउसेस? ऊपर वाले पैराग्राफ में थे, नहीं इसी पैराग्राफ में होने चाहिए। चलो ठीक है, स्लैंटिंग रूफ वाले दिखाए। और जो स्लैंटिंग रूफ वाले हाउसेस होते हैं दीज आर कॉल्ड मयोका। ये लिखा जरूर है मलोका, अगर आपको स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ना है तो आप इसको मलोका पढ़ लो, पर गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन है मयोका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। द लाइफ ऑफ पीपल इन अमेजोन बेसिन रिवर। अब कैसी लाइफ है अमेजोन बेसिन रिवर में बच्चा? इज कंटिन्यूसली स्लोली चेंजिंग। धीरे धीरे चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी अब यूरोपियंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे टाउन्स डेवलप हो गए हैं ऑन द बैंक ऑफ अमेजोन रिवर। कुछ ट्राइबल्स माइग्रेट करके टाउन्स में पहुँच गए हैं इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, कुछ लोग, हम लोग भी देखते हैं हमारे विलेज एरिया से भी टाउन में आ जाते हैं काम की तलाश में, है ना? तो वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं, यूरोपियंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो मैनोस लोग हैं वहाँ के,
सो जो मैनास है उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता था, अमेजोन रिवर पे जो फॉरेस्ट थे जहाँ पर किसके ट्रीज थे बच्चा, रबर के ट्रीज थे, ठीक है। तो मैनॉस रबर कलेक्टिंग सेंटर के रूप से जाना जाता है, रबर कलेक्टिंग सेंटर इज मैनॉस। इट हैज नाउ ग्रोन इनटू अ पॉपुलर पोर्ट सिटी। नाउ Manaus is a popular port city which is famous for फेमस एज अ रबर कलेक्टिंग सेंटर। यहाँ पर बहुत सारा रिबर को कलेक्ट किया जाता है। अब ये एक पोर्ट सिटी की तरह भी डेवलप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर स्टीमर शिप्स आती हैं। बेलम विच इट्स रेड रूफ्ड हाउसेस, बेलम में आपको क्या मिलेगी, जैसे मनाउस भी अमेजोन रिवर की एक सिटी है जो रबर कलेक्टिंग सेंटर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नाउ इट इज ग्रोन इनटू अ पॉपुलर पोर्ट फॉर ओशियन गोइंग स्टीमर्स एंड शिप्स। यहाँ पर स्टीमर और शिप्स के थ्रू किसका बेसिकली ट्रेड करें, रबर का। बेलम, ये बेलम में आपको रेड रूफ्ड हाउसेस मिलेंगे, ठीक है। बनाना पाम ट्रीज, आसपास सब बनाना लगा हुआ है, पाम ट्रीज लगा है। बेलम इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर, और बेलम को क्या बोला जाता है, पोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर। इफ समबडी आस्क यू विच सिटी इज नोन एज पोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर, तो आपको क्या बोलोगे, बेलम, ठीक है। इन द पास्ट अमेजोन रिवर वॉज ओनली वाटरवे टू लिंक फॉरेस्टेड एरिया विथ अदर प्लेसेस। फॉरेस्ट एरिया को एक दूसरे फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करने का काम किसका था, अमेजोन रिवर का था। पर आज वहाँ पर बहुत सारे रोड्स डेवलप हो गए हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं, ट्रांस अमेजोन हाईवे बन गया है, रोड लिंक्स हो गए हैं। पहले सिर्फ अमेजोन रिवर को एक जगह से दूसरी जगह लिंक करने का जरिया समझा जाता था बेटा, पर आज वहाँ पर ट्रांस अमेजोन हाईवेज बन गए हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू भी लोग वन प्लेस टू इधर मूव करते हैं, ठीक है। नाउ ऑल पार्ट्स ऑफ फॉरेस्टेड एरिया और रीजन इज एक्सेसिबल। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन मैसिव डिफॉरेस्टेशन, बट बेटा आजकल बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैसिव स्केल पे ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, लोग मर्सीलेसली ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे पार्ट्स में तो एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गए हैं, बंजर ज़मीन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले जहाँ पर बहुत इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बच्चा। So I'm ending this video here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.